चलिए, गुड मॉर्निंग। करें शुरू क्लास को। करंट की क्लास होने वाली है ना? हाँ, करंट की क्लास होगी। और देखो, हालांकि अपन ने पूरी कोशिश ये की है कि करंट के साथ में कोई आपके टॉपिक आते हैं तो उन टॉपिक को भी अपन अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कोई नदी के बारे में आ गया तो ज्योग्राफी का टॉपिक है तो अपन ज्योग्राफी देख लेंगे। हालांकि हिस्ट्री से अपना कोई लेना देना होगा नहीं, है ना? और रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी में आर्टिकल्स आएंगे तो उन्हें देख लेंगे बीच में, है ना? प्रेसिडेंट के बारे में यदि कोई आता है तो, गवर्नर के बारे में आता है तो। थर्ड, अपन बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके इट मीन्स कोई राष्ट्रपति नया बना है। तो आज जो करंट की जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली आपके इंडिया की होगी और वर्ल्ड की होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपके रहने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ में आप अभी जो देख रहे हो, देखो करंट बहुत वाइड, आपको पता ही है ना? करंट इतना वाइड है कि मैं ये नहीं कह सकता कि यहीं से ही आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपन ने इतना पढ़ लिया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर लोगे, ठीक है ना? जैसे कि आपके सिलेबस में लिखे हो पुरस्कार और सम्मान, है ना? अवार्ड्स लिखे हुए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके पद्म अवार्ड, है ना? जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनके बारे में है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा ही नहीं सिर्फ देखना है, ये स्लाइड आपको पूरी मिलेंगी, लेकिन जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का हल्का सा हिंट लिखना है और उसका आंसर लिखते जाना आपको, ठीक है? बाकी समझाने का काम मेरा रहेगा। करें शुरू? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के 77वें 77, अच्छा इसे क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे बोलते हैं, आया ना? है ना? गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट कौन थे? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा, यदि अपन रेलवे एसएससी की बात करते तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का था। पहला क्वेश्चन तो ये रहा 77 77 नंबर का क्या था? रिपब्लिक डे था। इसमें कौन कौन आए थे? तो अब देखो, आप डायरेक्टली लिखोगे 77 रिपब्लिक डे डैश करके, आप सीधा आंसर इसमें से आपको। अच्छा, आपने कभी देखा हो या पेपर वेपर पढ़ते होंगे, गलती से आ जाता होगा हाथ में, तो है ना? तो कभी इनमें से कोई नाम सुना है क्या ऐसा? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? 1 2 3 4 वो ABCD मानो तुम, बताओ। फर्स्ट वाले हाथ खड़ा कर दो, बहुत बढ़िया। सेकंड? कोई भी नहीं? थर्ड और फोर्थ? चलो बहुत बढ़िया, जिस पे आपने आंसर नहीं दिया वही है आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, यहां से याद रखना, यहां से याद रखना आप तो, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है ना? लिखो एक बार क्वेश्चन फटाफट से, और देखो लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। PDF मिलेगी लेकिन क्वेश्चन का आंसर लिखो जरूर, मैं कह रहा हूँ इसलिए लिखो, है ना? मैं चाहूँ तो आपको आराम से एकदम वो फीलिंग दे सकता हूँ कि सिनेमा में बैठे हैं अपन, लेकिन मजा नहीं आएगा। आप लिखो एक बार, शॉर्ट में लिखो, सिर्फ 77 रिपब्लिक डे डैश करके लिख दो। अच्छा, इसमें लिख सकते हो उर्सुला वॉन डेर और आपके एंटोनियो कोस्टा। हाँ बिल्कुल, चीफ गेस्ट नहीं है, मुख्य अतिथि। इंग्लिश में लिखा हुआ वैसे आज तो, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है ये क्लास आपकी। अच्छा, यूरोपीय यूनियन के हैं ये सारी, टेंशन मतलब, एक बार तुम लिखो। तुम्हारे, मुझे पता है तुम्हारी स्थितियां क्या है, सारी चीजें लिखी हुई है ना? अच्छा, जनरल सब्जेक्ट पढ़ाना हो ना, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना करंट के लिए। आ जाओ, सुनो। 77वें गणतंत्र दिवस जो 2026 का था, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो ये कौन है? यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष। नाम क्या है? क्वेश्चन बन गया एक। एक क्वेश्चन तो कौन से नंबर का था? 77 नंबर का था। क्या था? रिपब्लिक डे, एक क्वेश्चन। दूसरा, उसके चीफ गेस्ट कौन रहे? आपके एंटोनियो कोस्टा। और इस आयोग के अध्यक्ष देखो, एक तो काउंसिल है, परिषद है, और एक क्या है आपका? कमीशन है। ये इसके क्या है और ये इसके क्या है? दोनों चीजें अलग हैं। हाँ, ये क्या है और ये क्या है? परिषद को बोलते काउंसिल, और ये क्या है? कमीशन, ठीक है ना? तो दोनों। तो आपको देखो, नाना करते हुए 4 क्वेश्चन याद हो गए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन? कौन सा गणतंत्र दिवस था? और इसके कौन थे चीफ गेस्ट थे? 4 क्वेश्चन बन गए। ऐसे क्वेश्चन डील होते हैं।
यहाँ जल्दी किया करो, आगे पीछे अपन थोड़ा सा डिटेल में देख सकेंगे उस चीज को। लिखना है, फोटो नहीं खींचना है है ना, बाकी पीडीएफ दूंगा। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें, ठीक है ना, और जब नोट्स बनते हैं ना तब, हाँ हाथ चलता है, दिमाग भी चलता है। अच्छा, इसके जैसे नीचे आपने देखो, जनरल नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, इसके नीचे आपको इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ था यूरोपीय यूनियन के क्या है, आपके सॉरी आपके काउंसिल के क्या है, ये हेड है, क्लियर। तो चीज़ें अच्छी हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा। डन। अच्छा, इसके बाद में ये वाली आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा 110% बना दो। इसकी थीम क्या थी, मतलब वंदे मातरम को कितने वर्ष पूरे हो चुके हमारे, 150 साल पूरे हो चुके, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके लिए थोड़ी सी परेड में आकर्षक कुछ लेना देना नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपके साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक है ना, तो यह पूछा जाएगा कि ये जो शुभांशु शुक्ला है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, और ये किसने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है हमारी, एक क्वेश्चन, किसे किया है, शुभांशु शुक्ला को। अच्छा, कौन है शुभांशु शुक्ला, एस्ट्रोनॉट बन के गए थे, ध्यान हो तो अंतरिक्ष में रहे थे ये अमेरिका के साथ में, कि वही है। पेपर वेपर नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो है ना, पढ़ लिया करो काम। तो एक क्वेश्चन यहां से बनने की अच्छी खासी संभावना है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, और एक ऑलरेडी है क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 4। आप चाहो तो धमाधम में पूरे 60-70 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर टिक लगवा सकता हूँ, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में रहेगा। बाई चांस सीधा सीधा ये क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जामिनर ने, तो भी हम तैयार हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा, हम स्वतंत्र कब हुए थे, कौन बता सकता है, 1947 पक्का, चलो बहुत बढ़िया, कम से कुछ याद है। अच्छा, ये डेट क्या है, 26 जनवरी 1950, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो, संविधान लागू हुआ था। अच्छा, 26 जनवरी 1950 आते, कुछ और डेट याद आनी चाहिए राजस्थान वालों को, 1930 नहीं, यही एग्जैक्ट डेट याद आनी चाहिए राजस्थान के रेस्पेक्ट में। हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, मैथ्स, रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, पढ़ने का यही तरीका है। सही आ रहा है, बातें तो सही आ रही हैं। अरे, एकीकरण का छठा चरण, राजस्थान के इंटीग्रेशन का छठा चरण था ये, 26 जनवरी 1950। देखो, एग्जाम के अपने पास कुछ ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, यदि आप ऐसा ही की प्रॉपरली बात करूँ तो ये 1 महीना है, इसके बाद में आरएस का आने वाला है, तो एसआई का क्लियर है तो आरएस भी क्लियर हो जाएगा, और हमें 50-60% तक ही मेहनत करनी है। आप कंपटीशन को देखो मत, आप समझो कि हमें क्रैक कैसे करना है, ठीक है ना, क्रैकिंग पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, अब ये नहीं हुआ, वो हो चुका है, ये हो चुका है, बेकार वाली बात है। मैं तो कहता हूँ 4 सब्जेक्ट पढ़ो, ढंग से पढ़ो, 40% मार्क्स आ जाते हैं आराम से, ठीक है। चलें, ये वाली पूरी पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ तक की, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर लिखना होगा। चलिए, अगला है, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, भारत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, क्या है, भारत रत्न नागरिक सम्मान। इसके बाद में आता है पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इनका क्रम पूछा गया एक बार, सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा, सबसे छोटा श्री, फिर भूषण। देखो, श्री में शब्द भी कम ही है, इसमें थोड़े शब्द बड़े, इसमें और बड़े हैं, और इसमें तो सबसे बड़े हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जो आपके सबसे बड़ा पुरस्कार, उसका क्या नाम है, भारत रत्न। और अभी 2026 में पद्म अवार्ड दिए गए। कौन से अवार्ड दिए गए, 2026 में पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें श्री, भूषण और विभूषण शामिल है, ठीक है ना। ये है 113, ये है 13, ये है 5। आंसर देख लो, क्या पूछा है इसमें, पद्म भूषण, भूषण कहां पर है, आंसर क्या होना चाहिए, 5 क्या है, बोलो 5 क्या है,
विभूषण। और 13 क्या है? और ये क्या है? और लगभग 16 ऐसी हस्तियां हैं, 16 ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद दिया गया, मरणोपरांत जिसे अपन कहते हैं, है ना। सुनना एक बार ये लिख लो। अच्छा ये तो लिखो ही मत, लिख दिया क्या? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो बढ़िया है, सुनो क्योंकि आपके लिए कुछ बेस्ट है। ऐसा लिखो, पद्म कहाँ से स्टार्ट करें अपन? श्री से स्टार्ट करते हैं। पद्म श्री सबसे छोटा है, इसके बाद में फिर एक सीधा सा एक चार्ट क्यों ना बना लिया जाए, बीच में लिख दो पद्म अवार्ड। क्या लिख दो? पद्म अवार्ड। उसे कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दो? 3 कैटेगरी में। देखो पढ़ने का तरीका ये, सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए? श्री, फिर इसके बाद में पद्म आगे लगा देना और इसके आगे विभूषण। ये कितने हैं? 100। ये कितने हैं? ये कितने हैं? सीधा सा याद रखो, 5 13 113 और घटते हुए क्रम में याद रखो। टोटल ऐड कर लो जितने बनेंगे वो कितने? ये तो 18 हो गए, 8 और 3 11, 131। सही है, क्योंकि मेरी गणित थोड़ी डाउन है। एक ये सही है ना? काम खत्म। वो तो ठीक है, 13 दूनी 26, 26 और 5 31 होता था, 131। मैं कह रहा गड़बड़ी कैसे होगी। अब देखो कुछ भी पूछ ले आपसे। अच्छा ये पद्म अवार्ड कब की बात कर रहे हैं अपन? 2026 की। पहला क्वेश्चन, कितने मिले टोटल? 131। विभूषण। अच्छा हिंदी इंग्लिश में बात एक ही है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हिंदी इंग्लिश की समझ है। देखो ये किस किस को मिले हैं? भूषण। 13 हस्तियां हैं, 13 के ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, आप जाओगे पद्म अवार्ड करके वहां पर मिलेगी, ठीक है ना। ये इनके फोटोज हैं, सब लिखा हुआ नीचे, अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये क्या है? विभूषण, आपके भूषण है, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ हिंदी में भूषण, यहाँ लिखा हुआ इनके नीचे, ये लिखा, ठीक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको, बट इनके सगले वगले कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक इमेज में बता देता हूँ। नाम दे रखा होगा, कौन सा अवार्ड मिला है, कहाँ से हैं और किस क्षेत्र में मिला है, इन्हें क्षेत्र भी पूछा जाता है। अच्छा यहाँ पर ये आपके जो स्लाइड है मोबाइल में तो क्लियर दिखाई देगी, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर कुछ ठीक नहीं है, तो ये आपके PIB की रिपोर्ट है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, तो वहां पर दे रखा है। ये क्या लिखा हुआ है? पद्म भूषण। कितने हैं टोटल? 13। किसको मिला है, किस फील्ड के लिए मिला है और वो कहां से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन बनते हैं, आराम से बनते हैं। आपसे पूछा अलका याग्निक कौन है? ये सिंगर है, आर्ट के कला के क्षेत्र में आएगा। हिंदी वालों ऐसे अपने कला के क्षेत्र में, कहां से? महाराष्ट्र। बन सकते हैं क्वेश्चन आराम से, ठीक है। तो ये आपके क्या है? भूषण 13, फिर 5 ये विभूषण है, इनको कंपल्सरी याद करके जाना तुम, धर्मेंद्र और ये सब कुछ, तो ये लिखे हुए हैं। देखो ये लिखा हुआ ना, पोस्ट थॉमस मतलब मरणोपरांत, ऐसे लिखाएगा मरणों। पहला टास्क आपका ये है कि टोटल पद्म अवार्ड मिले कितने? 131। फिर या तो बड़े से छोटा है, छोटे से बड़ा याद रखो, या तो 5 13 113 याद रखो, या 113 13 5 याद रखो। सबसे छोटा श्री, फिर भूषण, फिर विभूषण, टोटल 131। दैट्स इट। देखो ये 5 याद करने ही पड़ेंगे और वो 13 याद करने ही पड़ेंगे। वो 113 याद नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि ये तो कंपलसरी है। मोस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे कि 5 ही तो हैं, पूछा जा सकता है। कौन, कैसे फील्ड से, कहां से। क्लियर है? इसको नोट डाउन करने की कोशिश मत करो, तुम्हें तो सिर्फ वही नोट डाउन करना था जो ये करना था, ये वाला, क्योंकि ये सारी PDF मिलेगी आपको। मैं आपको इसकी आपके वैसी PDF भी दे दूंगा जो गवर्नमेंट की है ना, वो दे दूंगा मैं आपको PDF, ठीक है। याद रहेंगे क्या छोटी छोटी बातें। पद्म अवार्ड टोटल कितने? 131। श्री कितने? भूषण कितने? विभूषण कितने? ठीक है, याद रहेगा। चलो, हालांकि ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। रेलवे SSC की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी देश का कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, चुना जाता है, तो वहां पर पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, क्या है? गिनी। मामाडी
डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कौन, किस देश का है? गिनी का। कहाँ का है? गिनी का। चाहो तो लिखना, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, यदि कोई भी तुम में से एसएससी रेलवे का पेपर देने वाला है तो लिखना ही पड़ेगा, कि वो स्टैटिक जीके और पूछता हो, ठीक है। कोई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, आपके प्रेसिडेंट या पीएम, प्रधानमंत्री किसी भी देश का अपने यहाँ घूमने आता है, या अपने प्रधानमंत्री किसी देश में घूमने जाते हैं तो वहां क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और नहीं याद रहे तो ऐसा को मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना है तो मामा से बनेगा मामाडी और घर से बनेगा गिनी, ठीक है। अच्छा, ये गिनी क्या है? कंट्री है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तब देखोगे। ये मत पूछो। ये क्वेश्चन खतरनाक है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास में भी नहीं है। चलो, जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो मुझे कोई नाम बता सकता है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। डीआरडीओ का पहली बात ये कौन सा स्थापना दिवस था? 68। अच्छा, एक बार इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी टैगलाइन क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञान, टैगलाइन बोलते हैं इसको, मोटो, मूलम विज्ञानम। अरे पढ़ना आता है, संस्कृत में लिखा है बलस्य मूलम, मतलब जो पावर है वो किसके अंदर है? विज्ञान के अंदर है, ठीक है। देखो नहीं भी था तो आप इधर से देख के बता सकते थे, डीआरडीओ की फुल फॉर्म लिखी हुई है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? कभी कभार क्या लोगों बहुत काम की चीजें होती हैं, आप देखा करो उनको अच्छे से, इसमें सब कुछ बता दिया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म, उसका मूल मंत्र, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो फटाफट से एक बार ये लिख दो, डीआरडीओ 2026 स्टेब्लिशमेंट, आपके जो ईयर है, सॉरी फाउंडेशन डे है, वो आपके कौन सा नंबर का था? 68, 68वां स्थापना दिवस था। किसका? डीआरडीओ का। डीआरडीओ करता है क्या है? डिफेंस में जितनी मिसाइल होती है ना, टैंक होते हैं, टैंक समझते हो? वो टैंक नहीं अपने घर वाला, है ना, डिफेंस टैंक, जैसे अर्जुन टैंक नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। उन्हें क्या करता है? उसके डेवलपमेंट को लेकर, उनके निर्माण को लेकर। लिख लिया 68। अच्छा, थोड़ी सी बातें अपन डीआरडीओ के बारे में कर लेते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है रेलवे का, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसकी स्थापना कब हुई है? फुल फॉर्म हिंदी में लिख रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किसके अंतर्गत है ये? डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन सी? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। इसका आपके इसका एम क्या है? बेसिकली सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक हथियार प्रणाली, मतलब मॉडर्न आपके जितने भी आपके हथियार हैं उन्हें क्या करना? डेवलपमेंट करना। इसके बाद में मिसाइलें, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, ये मिसाइल का नाम है नाग। ये सारी मिसाइलें आपके अग्नि, पृथ्वी, नाग। अच्छा, नाग की भी अलग अलग सीरीज चलती है, आकाश की भी अलग अलग है। यहाँ पर जैसे कि अभी विमान बनाया था अपने तेजस, है ना, फाइटर जेट था, अर्जुन टैंक था, और अलग अलग प्रकार के जितने भी, ठीक है ना। इसके बाद में देखो इसका मोटो लिखा हुआ था लोगों में, शक्ति का आधार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, इसके हेड समीर वी कामत, समीर वी कामत। तो यहां पर चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी वो समझना आप। मैं थोड़ा सा वापस नीचे लाता हूं। स्थापना कब हुई है डीआरडीओ की? 1958। अच्छा, इसका हेड कौन है? समीर वी कामत, समीर वी कामत। इसका मोटो या लोगो क्या, लोगो में इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम करता क्या है? डिफेंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट करता। 100 बात की एक बात है, क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये होते हैं कीवर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए। और कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? 68वां। कौन सा? अच्छा, गड़बड़ मत करना, एग्जाम में लिखा है कि भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, और पहला लिखा है 68, फिर लिखे 77, तो आंसर 77 है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आंसर देना, ठीक है ना। अपन ने मांगी दाल और अपन को कोई बाटी परोस दे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। चलें, डन। इनका फोटो है, कोई नहीं पूछेगा कैसे लगते हैं, दाढ़ी मूछें है कि नहीं है। वो एक बात है, गांधी जी को देखना पूरा पड़ता है। गांधी जी का क्वेश्चन खतरनाक आया था अभी, है ना। गांधी जी आंदोलन में कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? तो वो अपना ही नहीं आएगा। चलिए जी, ये कार्यक्रम है, पूछा जा सकता है।
उगुल, कनवाई, सोनू, नगल की शुरुआत। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर तो सही बताया तुमने। अच्छा नाम से तो फिर कर्नाटक भी तो है, बट फिर भी अच्छा गैस किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु। लिख दो इस कार्यक्रम का नाम और डैश करके लिख दो तमिलनाडु। करना कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ, एक बार लिख लो, इतना सा लिखना, डैश करके लिखना तमिलनाडु। इतना सा करने के बाद में डैश करके लिखोगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? पक्का? चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता जाना है मुझे, कौन सा एनएच का उपयोग करना चाहिए मुझे? चेन्नई से कोलकाता जाना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद आ रहा होगा कुछ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 16, 19 दोनों में से कौन सा? 19, बहुत बढ़िया। अरे गोल्डन क्वाड्रिलेटर भूल गए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मैंने ये पूछा है। ये तो है 48, 48 और ये 19 और ये 16, 19 और 16, भाई ये तो याद करके जाओ, परिवहन में कुछ याद रहे। तमिलनाडु आंसर रहेगा इसका, क्या रहेगा? तमिलनाडु। याद रहेगा, हल्का सा प्रोग्राम है, करते क्या मैं बताता हूँ। जैसे कि आज हमारी समस्याएं कुछ, अपनी समस्या हम राजस्थान सरकार तक भेजना चाह रहे हैं, तो क्या करें? मेरी कोई समस्या है, आपकी समस्या है, गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, कैसे? कुछ नहीं है, 200 300 करोड़ की 100 करोड़, एक काम करें, 2 करोड़ जनसंख्या अपने पास में, कितनी? 2 करोड़। एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर हम अपने पास में तो 121 करोड़ है, वो नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। अपने पास में 50 लाख ही मान लो एक बार के लिए। अब 50 लाख की जनता की पूरी समस्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हर एक गांव में अलग अलग वॉलेंटियर स्थापित करेंगे। वॉलेंटियर समझते हो? वॉलेंटियर समझते हो? तुम में से कोई एक क्या बोलते, मॉनिटर, मॉनिटर से समझो, वॉलेंटियर तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। मॉनिटर समझते हो? तुम्हारी कोई समस्या है, ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव में 100 लोगों की समस्या है, 100 लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए, 10-10 के ग्रुप में, कितने ग्रुप हो गए? 10 में सब तो उठ के जाएंगे, उसमें से एक कौन होगा? मॉनिटर। मॉनिटर को नाम दिया वॉलेंटियर। वो सब वॉलेंटियर मिलके एक बड़े वॉलेंटियर के अंडर में रहेंगे। भाई तुम 10 जने ऐसे ग्रुप हैं, 10 में से माना कि इस ग्रुप में से कोई जो व्यक्ति है बोलने में भी अच्छा हो और अपनी बातें भी स्पष्ट रूप से रख सकता है, तो वो उन सबका भी क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब उसका क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब तो 10 वॉलेंटियर उन 10 गांव को संभाल रहे हैं। अब उन 10 को संभालने वाला भी एक, और वो एक समस्या लेके कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास में। यही है, मुख्यमंत्री के पास में जाने की योजना है, मतलब अपनी समस्या को कहाँ तक पहुंचाना? मुख्यमंत्री तक पहुंचाना। और ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया भाई? तमिलनाडु। किसने स्टार्ट किया है? तमिलनाडु। क्लियर है? तमिलनाडु के पास में है। अच्छा ये तमिलनाडु है, यहाँ श्रीलंका है, इसके बीच में एक स्ट्रेट है, मन्नार की खाड़िया, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि है कि नहीं? और सुनो, अभी तुम जो एसआई वाले, हालांकि पेपर छप गया होगा, लेकिन इस जल संधि को जरूर पढ़ के जाना। हार्मुज जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई नहीं बल्कि बात करता है इसकी शानदार तरीके से, क्योंकि अभी ईरान और उसके बीच में यूक्रेन से इसके क्या नाम, इसराइल के बीच में वॉर चल रहा है। वहां पर ये स्ट्रेट है, हार्मुज स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहां से हम, हमारे पास में क्या था? क्रूड ऑयल, सॉरी ऑयल आता है। क्या आता है? ऑयल आता है। ये स्ट्रेट इसने बंद कर दी है। बंद करते ही ऑयल की सप्लाई बंद, महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने तो कल ही पेट्रोल भरा दिया सारी गाड़ियों में फुल, और तुम भी भरा ही लेना। पाकिस्तान में हालत खराब है, और लगभग महाराष्ट्र में तो ऐसी हो गई, रात रात में लाइनें लग गई, क्योंकि ये हार्मुज जल संधि से जैसे ही बंद हुआ ये, मैं आपको हालांकि वर्ल्ड मैप अपने पास आगे आएगा, मैं बताऊंगा, वहां पर है ना, ईरान, इराक, दुबई वाला जो क्षेत्र है, उसके बीच में हल्की सी इतनी सी स्ट्रेट है ये, तो इसे क्या, हाँ इसको बंद कर दिया। सारे जितने भी वो हैं, क्या नाम है, अपने समुद्री जहाज हैं, वो इसी स्टेट के सहारे आते हैं। अब जैसे ये बंद हो जाएगी, खेल खराब हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका भी इसमें भागीदार है पूरा, अमेरिका ही कर रहा है ये काम सारे, अमेरिका और इसके बीच में तो हो रही है लड़ाई। अच्छा, अमेरिका का सबसे खास दुश्मन कौन है? रूस। कौन है? और अमेरिका और रूस ये दोनों चाहते हैं कि भारत हमसे ऑयल ले, और हमारा दोस्त कौन? रूस। अमेरिका उधर से ऑयल भेजे, लेकिन कौन सी संधि? हार्मुज जल संधि, मतलब आपके जलडमरू नदी से बोलते हैं स्ट्रेट। अब ये बंद कर दी, तो अब अमेरिका से ले पाएंगे ऑयल। इसका इनडायरेक्ट फायदा किसको हो गया? मतलब यहाँ पर जितने भी, जैसे एक तो आ गया आपके चीन, कौन आ गया? एक तो चीन आ गया, एक अपन खुद,
और जितने भी आपके एशियाई देश हैं अब वो ऑयल किससे लेंगे, इनडायरेक्ट वे में आघात किस पे हो गया, अमेरिका पे, अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर रूस मजे ले रहा है पूरे पूरे, पर अपने तो टेंशन नहीं, अपना तो दोस्त है, समझ में आ रहा है। लगभग लगभग इस जल संधि से अपन 80% ऑयल का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, करंट का मुद्दा है, पूछा जा सकता है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने एक एक दो दो सप्ताह भर पहले ही करंट पूछा है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले हार्मोन जल संधि, तो तुम्हारे दिमाग में पता होना चाहिए कहाँ, अभी वर्ड मैप आएगा मैं आपको बता दूंगा सारी। क्लियर है। तो हालांकि ये डिप्लोमेट है सारे, ये डिप्लोमेसी, इसे वो बोलते हैं राजनीति। रूस चुपचाप है, उसका खेल अपने आप हो रहा है, टेंशन फ्री है। अमेरिका पे वॉर हो रहा है और अमेरिका भी लोग मर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, अर्थव्यवस्था वहां पे डाउन हो रही है, इसका फायदा किसको मिल रहा है, सीधा सीधा रूस को, डबल फायदा। एक इकोनॉमी डाउन हो रही है, सेकेंड यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन तो इसके उसने कहा है कि लगभग कल के पेपर की लगभग 110 टन मिलियन टन इतना ऑयल में पर डे को सप्लाई कर सकता हूँ पूरी दुनिया को। रूस ने ये स्टेटमेंट दिया है, और किसको सुनाने के लिए, अमेरिका, क्यों अमेरिका उलझा हुआ अभी उधर है ना। तो ये खतरनाक पॉलिसी होती है, और पढ़ाई भी ऐसी होती है, पढ़ाई में भी ऐसा ही चलाना होता है, कौन सी सब्जेक्ट कैसा है उसको टारगेट करके पढ़ाई करनी पड़ती है, बाकी तुम हर कहीं मिसाइलें दागोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु आंसर रहेगा इसका। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सिर्फ याद कर लो, भैरव बटालियन नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी थोड़ा सा करंट में है तो पूछा जाए। नाम का बटालियन का नाम क्या है, भैरव। कुछ नहीं करती है ये करती है 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली क्या है आपके इकाई यूनिट है, और सबसे खतरनाक कॉम्बैट है ये बटालियन है आपकी, कौन सी, भैरव। जितने भी ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि बहुत खराब से खराब सिचुएशन होगी तो कौन सी बटालियन आएगी, भैरव बटालियन। ये बटालियन कुछ नहीं करती है, ये अपने काम के तरीके की वजह से जानी जाती है। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर हालांकि दिखाई नहीं दे रहा, देखो दिखाई तो नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, सबसे घातक फोर्स है ये अपने आगे, भैरव बटालियन। खराब से खराब सिचुएशन में काम करवाते हैं तो किससे करवाते हैं, भैरव बटालियन से। ये ड्रोन से और अपने सिस्टम से इतनी एक्टिव होती है कि सेकंडों में किसी का गेम खत्म कर सकती है। तो ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा इसका, बट इतना से याद रहे कि ये किसको ऑपरेट करती है, ड्रोन को ऑपरेट करती है, इसको ड्रोन को ऑपरेट करती है, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, बस दिमाग में होना चाहिए भैरव बटालियन थोड़ी सी आपके जो फोर्स है वो थोड़े टिपिकल टास्क के लिए जानी जाती है। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ये वाइमर ट्रायंगल, देखो ये ऐसे मुद्दे हैं जो करंट तो है ही, साथ साथ में ज्योग्राफी को भी कनेक्ट करते हैं। जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो वहां पर अपन ने पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी के बारे में चर्चा की थी। वहीं पर ये कौन सा ट्रायंगल है आपके, वाइमर ट्रायंगल। तो आंसर तो है इसका फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। कर क्या रहे हैं, ये यूरोपीय संघ है एक तरह का, क्या है, संघ है, संघ मतलब यूनियन है एक। अच्छा ये करता क्या, पहले तो आंसर ये लगाओ, ये लिखो वाइमर ट्रायंगल और डैश करके लिखो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किन देशों का संगठन है ये, फ्रांस का है, जर्मनी और पोलैंड। याद करके चलना, इंडियन ज्योग्राफी सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी से कनेक्टेड टॉपिक है ये, वाइमर ट्रायंगल, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है ना। इंग्लिश में लिखा है तो ये लिखा हुआ देखो, इंग्लिश हिंदी टेंशन मत लेना भाई आज तो कम से कम, है ना। हाँ हाँ, टाइपराइटर ने दोनों टाइप किए हैं, सबसे बढ़िया। तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। अच्छा वर्ल्ड के मैप में ये है कहां पर, ये रहा फ्रांस, जर्मनी और ये पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ये रहे। ये चाहते हैं कि भाई हम हमारी क्या करें, खुद की सुरक्षा हम भी करें, और भारत भी अब इसका क्या बन गया है, पार्ट ऑफ। अब भारत भी इसका क्या है, हिस्सा बन चुका है, किसका, इसका मतलब ये है कि बाई चांस जैसे अमेरिका ने दबाव बनाया अपन पे, अभी बनाया था कि तेल हमसे लो, रक्षा के लिए भी हम पे डिपेंड रहो, हाँ टैरिफ लगा दिया था 500% के समथिंग का। तो हम उसकी डिप्लोमेसी को या डोमिनेशन जो नेचर है उसकी, किसकी, अमेरिका की, उसको कम करने के लिए, या कोई भी देश किसी भी देश पर डोमिनेट नहीं हो सके, समझ में आ रहा है, कोई भी देश किसी दूसरे देश पर डोमिनेट ना हो। देखो डोमिनेट कब होते हैं, जब जैसे मैं बात करूं
मैं डोमिनेंट हो सकता हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरी रिक्वायरमेंट है। यदि मेरा ही ऑप्शन क्रिएट हो जाए दूसरा, तो सर आपने कहा आपका भाई सही आया ना, ये वही है। इन जनरल वे में समझो तो हमारी आपकी डिपेंडेंसी अमेरिका से कम हो, उसके लिए हमने किस में आ गए अपन, किस ट्रायंगल में आ गए अपन। अब कोई भी ऐसी समस्या हो तो उसमें हम किसका सहयोग ले सकते हैं, इन तीनों का, जिसमें कौन कौन से हैं, पोलैंड और जर्मनी। मतलब ये करते क्या है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, रीजनल, क्षेत्रीय, एजुकेशनल और एकेडमिक, इस तरह का डेवलपमेंट होता है उसको भी क्या करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं और उसे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब 100 बात की एक बात है, किसी भी प्रकार से हम किसी एक देश पर क्या नहीं रहेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे। समझ में आई बात। इसी तरह से हालांकि आपको पूरा कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको डायरेक्ट आंसर देना, क्या, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, कौन सा ट्राइंगल, फाइव का ट्राइंगल। क्लियर है, याद रह जाएगा। अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अपन ने ऑल्टरनेट देख लिया, 100 बात की एक बात। ठीक। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में। वेमर ट्राइंगल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, 1991 में स्टेब्लिश हुआ, काम खत्म। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर लिखते जाना आप लोग। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा ना हो क्वेश्चन आए अरे यार सर लिख लिया होता तो बढ़िया था। इसलिए 2 ही बातें लिखनी है, वाइमर ट्राइंगल, कौन कौन से देश और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, खत्म। वाइमर ट्राइंगल, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस और 1991, दैट्स इट, खत्म। इतना लिखो ही मत कि क्या करना, कोई नहीं पूछेगा क्या करवा रहा है वो हमसे। समझ में आ रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस, मुख्य अतिथि कौन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष, खेल खत्म। एंटोनियो को आपके इतना याद रखो, एंटोनियो को, और उधर उर्वशी याद आ जाएगी है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, देखो दिमाग में चीजें, करंट ऐसी चीजें रटने जाओगे भूल जाओगे, कुछ ना कुछ ट्रिक्स दिमाग में सेट रखो। पद्म अवार्ड कितने हमारे पास में, पद्म अवार्ड कितने हमारे पास में, 131, 131। श्री कितने, विभूषण कितने हैं और भूषण कितने हैं, याद रहेगा। अरे ठीक है क्या, सुनो, मैच भी करवा सकता है। अरे तुम तो ऐसे लिख के देख लेना, मारो गोली, पद्मा श्री, फिर भूषण, फिर विभूषण, ये 113, ये 13, ये 5, टोटल 121, खत्म करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने को याद होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे भी दे सकता, मिलान करो तो कर ही दोगे ना। लगभग 16 हस्तियां ऐसी हैं जिनको मरने के बाद में, PDF आपको मिल जाएगी, उसमें आपको लिखा होगा और मरणोपरांत किस किस। क्लियर, याद रहेगा ये। अपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, शानदार है, आने की संभावना पूरी पूरी है। अच्छा, मेरी सब्जेक्ट का इसलिए नहीं क्योंकि इस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम था पहले अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, अब इसका नाम कन्वर्ट कर दिया है, अरलम वन्य जीव की जगह कर दिया तितली अभ्यारण्य। कैसा अभ्यारण्य लिखा होगा, ये रहा, केरल का पहला। ये 110% ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए एग्जामिनर को। कोई नहीं पढ़ाता है इनको, क्यों पढ़ाता है क्या, मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ, करंट आएगा तो पढ़ाएंगे। हाँ, यदि तुम मेरे साथ में सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो तो मैं डालता हूँ डेली। ठीक है, तो ये कहाँ का है, आंसर तो मिल गया होगा, कहाँ का है, और ये केरल का पहला है, इसकी वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता, आंसर आएगा केरल। लिखो, अरलम तितली अभ्यारण्य, तितली को बोलते हैं बटरफ्लाई। हाँ, भारत की पहली बटरफ्लाई। सुनो हिंदी वालों, अपने थोड़ा सा इधर, ये तितली नहीं लिखा है और कभी कभार लिखा आता ही नहीं है, ऐसा लिखा आता है, वहां दिमाग मत लगाना, सर बटर कैसे उड़ेगा ये तितली उड़ेगी देख लो, केरल का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी अभ्यारण्य, नाम लिखना अरलम। अच्छा, अरलम नहीं लिखा है तो आरलम भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस है, आरलम। अच्छा, केरल भारत के कौन से हिस्से में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण में। केरल से कौन कौन से स्टेट कनेक्टेड है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
भाई पीछे वाला तुम बताओ, है कि नहीं? आंध्र प्रदेश नहीं है, वो तो मना कर रहे भाई, नहीं है। मतलब 6 दिन में होली के साथ में गायब। अरे अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने बताया था आपको। ये अभी शायद सी टेट का क्वेश्चन था। सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल किन किन राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। तुम्हारी सीमाएं खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मैप देखो, देखो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अरे पढ़ा करो अब तो, मैंने तो पढ़ा दी मेरी तरफ से। अच्छा, केरल का एक स्थान आता है कोच्चि, आता है? अच्छा, कोच्चि के पास में ही नीचे एक जिला आएगा चिकमंगलुर। किसके लिए? अरे किसके लिए चिकमंगलुर? कॉफी के लिए। यहाँ पर एक पहाड़ी आती है बाबा बुदन, बाबा बुदन। कौन से अयस्क के लिए? लोएस्क के लिए। पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है? चलो कम से कम ना नहीं बोला, ये बढ़िया बात है। देखो ऐसी चीजें आपको रिवाइज करनी है, तभी काम चलेगा। और मैं पहले और बता दूं आपको, इस साल तुम पढ़ाई मत छोड़ना, नौकरी मिल जाएगी। तुम ये सोचते हो सर हमने हमारे इस एग्जाम तक टारगेट किया फिर छोड़ दिया तो खत्म है खेल। लास्ट तक दिसंबर तक बने रहो, क्योंकि दिसंबर में आ रहा है वीडियो। अरे वीडियो का पेपर है दिसंबर में, वैकेंसी है लगभग 4,000 की समथिंग, ग्राम विकास अधिकारी। नहीं समझ में आता है ना? उससे पहले तुम्हें सीईटी देना होगा। क्या देना है उससे पहले? ये क्लियर होते ही सीधा हजारों एग्जाम खुल जाएंगे, हजारों एग्जाम खुल जाएंगे। तो हाँ ये देना है तुम्हें, और ये तुम निकाल लोगे, तुम इंटेलिजेंट हो। इसके लिए आपको इंतजार कितना करना है? टोटल दिसंबर 2026 के अंत तक। इस साल में तुमने पढ़ाई कर ली अच्छे से तो ठीक ठाक है भाई अपना, वरना गड़बड़ी गड़बड़, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं। अभी आप देखोगे महिला सुपरवाइजर की भी आई हुई है, शायद निकल गया उसका, तो 72 पोस्ट थी उसकी, है ना? लैब असिस्टेंट की आई हुई है, आरएस की आने वाली है, एलडीसी की आ चुकी है। इसके बाद में आपके वीडियो का बता ही रहे हैं, और कोई कांस्टेबल वांस्टेबल में जाना चाहता है उसके लिए भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये तो स्टेट की बता रहा हूँ, सेंट्रल की और है। रेलवे में एनटीपीसी की आपके निकल चुकी है, पहले ही वो तो कंप्लीट हो गया है। तो तैयारी करो तो दम लगा के कर दो। देखो वाकई में नौकरी चाहिए तो फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक चीज़ सोचो, जब हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे थोड़ा और चलने में क्या दिक्कत आ रही है ना? तो कभी कभार क्या होता है, बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैंने तो बीएसटीसी तक का ज्वाइन किया था, बीएसटीसी का पेपर हो गया, इसके बाद वो पढ़ने बंद कर देता है। फिर बाद में वापस से, अरे सर मुझे सीईटी भी निकालना है। वो जो गैप आता है ना, वो बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार गैप है वो। जैसे कि अभी तुम्हारी क्लासें रेगुलर चलती हैं, फिर बीच में अचानक से गैप आता है, तो वो गैप अजीब सा लगता है वो। ठीक है, हमें भी अजीब सा लगता है, वापस से आके तुम फेस करना। बाकी गिने चुने चेहरे हो तुम, समझ में आ रही है? चलें, कहाँ पर है ये? केरल में। नया नाम क्या है इसका? ठीक है, हिंदी में लिखाएगा, इसलिए बैठ, कोई बड़ी बात नहीं। आ जाओ, ये इसके बारे में पूरी जानकारी है। कहाँ पर ये कब स्थापित किया गया था? जिला पूछ ले तो कन्नौज जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कुछ नहीं है, लगभग यहाँ पर 80%, 80 से 81% आपकी तितलियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन सा अभ्यारण्य में? आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य। सारी बातें लिखी हुई है, एरिया लिखा हुआ। अच्छा, इसकी सर्वोच्च चोटी लिखी हुई है इस अभ्यारण्य की, नाम क्या है इसका? कट्टीबेट। और ऊंचाई कितनी इसकी? यहाँ पर मैंने देखो पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक क्लियर कर लिए हैं भाई, मेरी सब्जेक्ट है तो मुझे करवाना है। ये पूरा ज्योग्राफिकल चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वेजिटेशन, किस प्रकार की वनस्पति? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना? अर्ध सदाबहार, वो तो उसी के अंदर आ जाएंगे। नदी की बात करें, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकले, ये छोटी सी नदी, हालांकि याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। चिकन्नी नदी, है ना? तितलियों की विविधता है, मतलब तितलियां ज्यादा पाई जाएगी, लगभग 80%। और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लिख दी है, ठीक है। इसके आसपास में 4 पंचायतें, देखो एग्जामिनर चाहे उतना हार्ड क्वेश्चन बना दे, 1, 2, 3 और 4, इन सबको जोड़कर तितली गांव बनाया गया है। कौन सा गांव? तितली गांव बनाए। क्वेश्चन इतने सारे हैं, ये लगभग ज्योग्राफी का 30% सेगमेंट मैंने आप सेट कर दिया। आपको तो अभी पहली प्रायोरिटी है कि ये बर्ड सेंचुरी, सॉरी बटरफ्लाई सेंचुरी है कहाँ पर है? केरल में। स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1984 में। इतना सा याद रखना पहला। इसके बाद में तुम्हारी इच्छा करे कि वाकई में हमें सिलेक्शन चाहिए तो ये पढ़े, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ याद आ रही है कुछ?
अपन ने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था, पेनिनसुलर इंडिया और पढ़ा था। बहुत बढ़िया। कावेरी नदी याद आ रहा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उधर नर्मदा, ताप्ती, भूल गए? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन नाम है एलिसा हिली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट संन्यास की घोषणा की है? लिखा हुआ है। पहली बात ये कहाँ की है आपके, दिखाई दे रही है? इसने 6 T20 और 2 वर्ल्ड कप, वनडे मैच होते हैं, जैसे कल हुआ था, वो कल वाला T20 था। इसने टोटल कितने मैचों में जीत दिलाई? इसने 8 मैचों में। और अब इसने कहा अब मेरे बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है और इनको 2018 और 2019 में आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द, और लगभग 82 मीटर जब छक्का लगता है ना, 82 मीटर की जब हाइट में जब छक्का जाता है तो उसका कैच लेना आसान नहीं होता है भाई। किसी ने 6 लगाया या ग्राउंड में जब अपन बैटिंग करते हैं तो 6 हो गया तो बात ही अलग है, लेकिन ग्राउंड में कभी कभार क्या बैट्समैन इस तरह का छक्का लगाता है कि वो हाइट पे जाता है लेकिन गिरता ग्राउंड में ही है। 82 पॉइंट समथिंग मीटर की हाइट पर जाकर इसने आपके, इन्होंने क्या नाम है, एलिसा हिली ने कैच किया था। इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक आपके रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। नाम है इनका, सबसे हाईएस्ट कैच लपकने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का ही है, टोटल 8 मैच जिताने का रिकॉर्ड भी इनका ही है, और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किसे मिला है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2018 और 2019 में। लिख दो क्वेश्चन को फटाफट से। एलिसा हिली कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। देख लो कितने बड़े बड़े काम कर रही है। तुम तो यहाँ बैठे बैठे पेन भी नहीं चल रहा तुमसे, चलाओ चलाओ ढंग से। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज का नाम कोई बता सकता है क्या? लंबी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लंबी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला का नाम? ऑप्शन से याद हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अभी शायद पटवार, हाँ ये देखो, ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया हाँ है ना। अभी क्वेश्चन आया था शायद पटवार या ग्राम सेवक में, लिखा आया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा क्वेश्चन था। सुनो ये रही, तो यहाँ ऑप्शन था उत्तर पूर्व में। और ये मैंने जब आपको कॉन्टिनेंट महाद्वीप पढ़ाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी महाद्वीप कंप्लीट है मेरे, महाद्वीप और महासागर, उसमें बताया वो बहुत शानदार तरीके से, तो वहां पर बता रखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप लिख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लेंथ वाइज नॉर्थ ईस्ट, वो तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, उसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए थे। अच्छा ऐसा नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट थोड़ी लिख के देगा, ऐसे दे दे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, तब जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो देखना पड़ेगा। हालांकि देगा नहीं क्योंकि लंबी है ऐसी, ये ऑस्ट्रेलिया है वो इस तरह से फैली हुई है, ऐसे थोड़ी देगा, वो देगा ही देगा, या तो उत्तर पूर्व देगा या पूर्व देगा या दक्षिण पूर्व देगा, ठीक है ना, लोड मत लो इतना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मुझे याद भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया आया था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपको पता हो तो, है ना, हटाएं। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो क्या? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है? बहुत बढ़िया। अरे इधर क्रॉस मार के देख लो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, और ये ईस्ट, दक्षिण पूर्व में। याद नहीं? याद कर लो समय रहते हुए। आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण के मामले को सलाहकार बोर्ड के डायरेक्ट लिखो तो लिख देना, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट
ठीक है ना, डी वेंकटेश वर्मा। क्लियर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। आ जाओ, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? आईटीबीपी लिख लो फटाफट से, ये रे सुरजीत सिंह कपूर। लिखो आईटीबीपी, क्या है ये आईटीबीपी? भारत और चीन, ये रहा हमारा भारत, यहाँ पर जो अपने फोर्स लगी हुई है उसे बोलते हैं आईटीबीपी। हाँ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी का नया हेड बना है, नाम इनका सुरजीत सिंह कपूर। ये है ना रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उनके फेवरेट क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये अपना एक टॉपिक आता है नव नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट्स, वहां पर ये टॉपिक कनेक्ट होता है नई नियुक्तियों में। क्लियर है? अरे याद रहेगा ये, हटा दूं? नवा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? चलो चलो इसमें पूछ ही लेता हूं पहले। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले कोई है? नंबर 2 एक है, नंबर 3, नंबर 4। अरे सिंपल सी बात है, मसाला सिटी के नाम से जानते, केरल को, केरल से कोची। और देखो इधर देखो, मैं कह रहा हूं तुमसे ओपन बुक का एग्जाम करवा दिया जाए। सुनो, मसाला अपन ने केरल के बारे में बताई बात, तो बताया सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। केरल में क्या होता है? चलो कोई ना, लिखो फटाफट। नवा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, ISC शॉर्ट में लिखा है, यही है देखो, आई से इंटरनेशनल, एस से स्पाइस और आपकी सम्मेलन से कॉन्फ्रेंस, ये लिखा हुआ वैसे तेरा। अच्छा, यहाँ पे एक सेंस काम करता है, वो है आपका विजुअलाइजेशन का। आपने सब कुछ देख लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन जो कि नवा था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कोच्चि, केरल में। उसके लोगों में कौन सा मसाला था? अरे लाल मिर्च दिख रही है, तो ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए इसीलिए लगवाई मैंने, बाकी तुम्हारी पीपीटी तो मतलब खत्म थी, इस पर लगभग घंटे भर मैंने खुद ने काम किया है, तब जाके सारे चीज़ें डाली, वरना तो ये सब क्वेश्चन ही थे। मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हो सकता है कल ऐसा क्वेश्चन आ गया, बाकी सब तो मर जाएंगे तुम्हें छोड़ के। हाँ, तुम तो कम से कम बता सको आंसर, मिर्ची है कैसी, मेरे जैसा होता है ऐसे क्वेश्चन बना। भाई जब तुमने इसका किसी का कैटलॉग अच्छे से नहीं देखा है तो फिर याद करने का मतलब क्या? जैसे कि आप देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया सॉरी पैरा गेम्स हुए, बीच गेम्स हुए, उनका जो पोस्टर आता है ना, उसी को देख लिया अगर क्वेश्चन हो जाता है लगभग। लेकिन अपने तो पोस्टर का यही करना, सर पढ़ेंगे ना अपन तो, है ना? आंसर क्या है? कुछ ही। आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार। अरे इसका नाम आधार कार्ड है ये, जो आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को सफल बनाने के लिए मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? वो उदय मत पढ़ना उसे, वो UIDAI है, ये आपके यूनिफाइड आपके आइडेंटिटी वाला है। आंसर इसका क्या है? उदय। योर कैंपेन आधार जर्नी, मतलब ये बताएगा कि आपके जो आधार कार्ड है उसमें कोई समस्या है तो उसे ठीक कैसे करवा सकते हैं, या आधार कार्ड से जितनी भी रिलेटेड जानकारियां हैं उनके बारे में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जनरल क्वेश्चन है, आज से 2-3 साल पहले एग्जाम में आया था कि QR कोड जब आया था, लगभग कोविड से पहले की बात है। QR कोड जानते हो? QR कोड आता है, उसमें ये पूछा था कि QR कोड में टोटल स्क्वायर कितने होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, मैं बता दूंगा आपको, क्वेश्चन एग्जाम का, 1 2 3 4, सोच लो पक्का। देखो, यदि ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता, किसके रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता, तो तुम्हारी उड़ली। एक तो ये रहा खुद स्क्वायर रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एक इधर आता है
एक इधर आता है और एक इधर आता है। आंसर तो 3 था उसका, ये 3 क्यूआर कोड में, लेकिन रीजनिंग के हिसाब से पूछे तो 4, लेकिन अपने को आधार के हिसाब से पूछा था तो आंसर कितना था 1 2 और 3। अच्छा अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखो चलन में था ये ट्रेंड में तो चल ही रहा है। अब मैं आपसे पूछ लो कि आधार जो कार्ड होते हैं उसमें नंबर कितने, डिजिट कितने नंबर की होती है? 8 9 10 11 12 पक्का? अरे 3 सेगमेंट होते हैं 4 4 नंबर के, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब किसी को आधार कार्ड याद हो, नंबर तो वैसे याद हो जाएगा, तो 4 थी है 12 डिजिट कितने हैं? डिजिट कितने हैं? 12 डिजिट। याद हो गया क्वेश्चन? डिजिट कितने हैं आधार कार्ड में? 12। उससे संबंधित मैस्कॉट उसका नाम क्या है? उदय। क्या नाम है? उदय। क्लियर? याद रहेंगे, देखो छोटी छोटी बातें ये। हालांकि करंट का पेपर कभी मैं बनाता नहीं, बाकी मैं बनाऊँ ना तुम्हारे करंट में इतने झटके लग जाए कि तुम बचने लायक नहीं रहो, है ना? अच्छा इनमें से आते हुए क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम, क्योंकि उस वक्त होता क्या, एक तो एग्जाम का प्रेशर, दूसरा कि सर ने सिर्फ यही बताया था, सर ने ये थोड़ी बताया कि इसमें डिजिट कितनी होती है 12, और जन आधार में कितनी होती है 16, जन आधार में आ जाओ। आधार कार्ड तो साथ में रहेगा, अक्ल किसके पास में है? तुम में तो है नहीं। अरे अक्ल भी तो ले जानी पड़ेगी, आधार कार्ड तो लेके जाओगे मुझे पता है भाई, आइडेंटिटी के लिए आप लेके जाओगे ना। हाँ क्वेश्चन पूछ ले कि आधार कार्ड में UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, अरे सर ने तो पढ़ा ही नहीं था, उसके पीछे लिखा हुआ है, जबकि आधार कार्ड के QR कोड आगे लगा हुआ, उसमें ब्लॉक बता रखे हैं, नंबर बता रखा है, लेकिन अपने पास दिमाग कहाँ है, सर ने थोड़ी पढ़ा है। चलो आ जाओ। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट मतलब केमिकल को लेकर इन्होंने क्या किया है, बाइकआउट किया। हर काम में जैविक खाद, जैव उत्पाद, मतलब केमिकल फ्री जिसे अपन कह सकते हैं, तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है वो आपका ये रहा, अरुणाचल प्रदेश का ये जिला है, जिले का नाम है। और अच्छा ये जिला भी नया है, अरुणाचल प्रदेश का नया जिला है ये, केयो पेन्योर ऐसा भी लिखा सकता है, पेन्योर भी लिखा सकता है और ऐसे भी लिखा सकता है, सिंपल से लिखना। और देखो इसे बोलते हैं स्टैटिक जीके, आज पढ़ो या 10 साल बाद पढ़ो, ये पहला बन गया, मतलब ये पहला यही आंसर होगा। तो भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? केयो पेन्योर, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और मैं मेरी तो देखो, यदि आप वाकई में आपका टारगेट फाइनली जिद है सिलेक्शन की आपके कि नहीं सर सिलेक्शन तो लेके ही रहना है, तो एक नोटबुक ऐसी बनानी चाहिए जिसमें केवल और केवल स्टैटिक लिखो आप। समझ में आ रहा है? मतलब देखो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होगा, स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होगा। तो पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया है? बायो से पता चला वो सब किसका उपयोग कर रहे होंगे? जैव का, जैविक खाद हो गई, जैव उत्पाद हो गए, सबका उपयोग कर रहे होंगे, केमिकल फ्री अपन जिसे अपन कह सकते हैं। क्लियर है? और याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा क्या अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है? पक्का? कौन सा पर्वत है वहां पर? नामचा बरवा पर्वत। अच्छा यहाँ पर कुछ पहाड़ियां थी, कौन कौन सी पहाड़ियां? दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। अरुणाचल प्रदेश से कुछ दर्रे भी थे, कौन कौन से? रियांग्याप और अरे सुनो, बुमला, बोमडीला, पामसांड, यांग्याप और दिफू। अरे याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? चलो इतना तो याद आना चाहिए, इतनी तो खराब ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई। चलिए आ जाइए। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिख रहा सब कुछ? फटाफट से लगाओ। अच्छा शॉर्ट में ऐसे लिखा जाए, AERC के नए हेड कौन है? काउंसिल है ना ये तो, हाँ यहाँ तो काउंसिल है, AERD या RC, एक बोर्ड और एक काउंसिल। अच्छा दोनों की बात करें तो इसके हेड कौन है? बाला सुब्रमण्यम है, शॉर्ट में याद रखो, हालांकि नाम ही अलग है, तुम इतना याद रखो, बाला
सुब्रमण्यम, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, इसका जो गठन है वो कब किया गया था? 15 नवंबर 1983 को। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, दिख दो बातें लिखनी यहां से। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, चिपक गया। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन काउंसिल बोलो या बोर्ड बोलो, इसकी स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर 1983 को हुई है। इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है उनका क्या नाम है? बाला सुब्रमण्यम। है ना? कैसे याद रखोगे? परमाणु जानते हो ना, एटम बहुत खतरनाक होता है। परमाणु से छोटे बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए। बाला मतलब बालक को, है ना? याद रहेगा, बाला और परमाणु, याद रहेगा क्या? पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी? अच्छा, सारे केरल के, कोझिकोड केरल, तिरुवनंतपुरम और, अच्छा पहली बात तो ये समझो कि केरल का नया नाम है अब। पहली बात, केरल का नया नाम क्या है? केरलम है, मंजूरी मिल गई है। अच्छा, राजस्थान के भी 3 स्थानों का नाम, आप माउंट आबू को आबूराज, और जहाजपुर को यज्ञपुर, और डीग को कामा को कामवन। ये जो नाम चेंज हुए ना, राजस्थान वालों राजस्थान पढ़ो, इंडिया वालों अपने एक ही को पढ़ो, इसका नाम केरलम। चलें, लिखना इसका आंसर कलपेट्टा केरल, कलपेट्टा केरल। और ध्यान देना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसी की है? तो केरल की है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट समझते हो? साक्षरता दर किसकी है? केरल। हाँ, सबसे कम बिहार की। पेपरलेस मतलब डिजिटल, मतलब आप जैसे भी आप पे कोई केस करता है, वकील आप भी करोगे, वकील अगले वाला भी करेगा, वो भी इतनी फाइलें लेके साथ में होता है, वो फाइलें किसको पकड़ाते हैं अपन? जज को, है ना? तो अभी ये जो फाइल वाला सिस्टम है वो खत्म। टैबलेट है एक, उसके अंदर सारी डिटेल है, पढ़नी है तो पढ़ लो। पेपरलेस, अपना बजट भी पेपरलेस है। आपने देखा होगा, संसद टीवी देखते हो, संसद टीवी आती है, अपने क्या लेन देना सर? हाँ, यूट्यूब पर संसद टीवी, मतलब भारत सरकार राजस्थान सरकार का चैनल है ये, संसद करके। उसमें जब बजट पेश होता है ना, तो एक ऐसा स्टैंड लगा रहे, स्टैंड के ऊपर ऐसे टेबलेट रखी होती है। टेबलेट मतलब वो टेबलेट खाने वाले नहीं, ऐसा टैब रखा रहता है, उसमें क्या चलता है? बजट चलता है वहीं से। उसे बोलते हैं पेपरलेस। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो उसकी कॉपी तो, हालांकि कॉपी तो मिल ही जाती है, पेपर कम खराब होता है। जैसे कि आप सभी को बजट पढ़ना है और मेरे पास बजट है, व्हाट्सएप कर दिया, कर लो अपने हिसाब से। अच्छा, यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो कॉपीज देनी पड़ती, और लगभग एक कॉपी में 300 पेज, एक जने पे 300 पेज खराब हो रहे हैं, मतलब लगभग 100 बांस काटे जा रहे हैं। बांस समझते हो? बैम्बू। अब आपको बांस का पेपर से क्या लेन देना है? बांस से ही पेपर बन रहा है, ध्यान देना, ये ध्यान रखना। बांस बहुत पतले पतले लेयर में काटा जाता है, बहुत पतली लेयर में, उसके बाद में उसकी पूरा प्रोसेस होता है, काट पीट करने के बाद में जो भी होता है, मतलब 100 बांस बराबर 300 पेज की समथिंग बैठते हैं। अब ऐसा मत करना सर आज जाके पढ़ाई वढ़ाई छोड़े बांस की खेती कर लेते हैं ऐसा तुम्हारा दिमाग खतरनाक है, सर अपना काम कीजिए तो ठीक है तो पूरी तरह से पेपरलेस। अच्छा, समझ में आ गया पेपरलेस? थोड़ी दिक्कत? अच्छा, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं इसे, तो इससे नीचे होता है सेशन कोर्ट। इससे ऊपर कौन सा होता है? और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल लेवल पे होगा, ये सारे कहाँ होंगे? स्टेट लेवल पर होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये स्टेट लेवल। अच्छा, आपका कोई मुकदमा यहाँ पर है सेशन कोर्ट में, आपको सजाए मौत दे दी गई है, कहाँ जाना चाहोगे तुम? अरे पहले यहाँ जाओगे, वहां कहाँ भागोगे तुम इसने भी कह दिया कि नालायक है ये, तुम जाने दो इसे, फिर कहाँ जाओगे? और हाई कोर्ट में भी तो कहाँ जाओगे?
सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वाकई में, तब आर्टिकल 72 का उपयोग करेगा कौन? राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाना था मुझे। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्तियां। अच्छा काम, अच्छे काम को बोलते हैं बेहतर। किसी की जान बच जाए, इससे बेहतर काम क्या ही हो सकता है? तो बेहतर से आर्टिकल बेहतर, जान बच जाए मतलब क्षमादान। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल कौन से में है? 72 में। चलो मुझे राज्यपाल की समाधान की शक्ति बता। बहुत बढ़िया, 100। हाँ वही 89 का आंकड़ा चलता है। या तो चलेगा स्टेट, सेंट्रल से स्टेट में जाओ 181 ऐड करो या 101 ऐड करो, बहुत सारे आर्टिकल ही क्लियर हो जाएंगे आपके। हालांकि कभी राष्ट्रपति का रहेगा तो देखेंगे, आगे आएंगे अभी द्रौपदी मुर्मू, तब अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है आपके? 72। कोर्ट वोट आ गया था तो अपने देख। अच्छा, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है? नहीं, आर्टिकल 233 से स्टार्ट होता है ना? 214 से हाई कोर्ट स्टार्ट होता है। वो खत्म होगा सीधा कौन बैठेगा? तुम्हें पढ़ने के तरीके ही नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट पढ़ो, फिर हाई कोर्ट पढ़ो, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ो, अपने आप सारे एक दूसरे से कनेक्टिविटी आ जाती है। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बात कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन से पहले। माधव गौड़गिल का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इन्हें क्या मिला था? पहली बात तो पद्म भूषण। कब मिला? ये क्वेश्चन पूछा है। जब भी किसी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठित हो, जिसकी एक इमेज हो, रेपुटेशन हो, उनका यदि क्या होता है? निधन होता है, तो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है। इनकी डेथ हो चुकी है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण। पद्म भूषण। तो ये कब मिला आपके? 2006। देखो अच्छा चलो बाद में लिखना, एक बार ये बताओ, ये सारे अवार्ड और सम्मान है, सम्मान है ना, ये उपाधियां कुछ ही है? बहुत बढ़िया। अरे दो तीन और लिखो जब तक, और बोल ही लो। बताओ कौन सा आर्टिकल है? उपाधि। सुनो, हमारे पास में एक अस्पष्टता का अंत, अनटचेबिलिटी। अस्पष्टता का मतलब है टच करना, और किसी ने किसी को टच किया तो खतरा ही खतरा है। मतलब आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत नहीं करोगे तुम किसी से, ऐसे नहीं पास, तू हट साइड में। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम तुम्हारी मर्जी करो, कि सर ने कहा था हम तो जाके और फिर चपेटे भी खाओगे, है ना? तो अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 में, आर्टिकल अनुच्छेद बढ़ा रहा हूँ थोड़ा साथ साथ में। अच्छा, ये सारे उपाधियां समान, उपाधियों का अंत, ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 16 ये कहता है कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में। लोक नियोजन में आपको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और 16(4) ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में भी तुम्हें क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। और आर्टिकल 15 ये कहता है कि तुम्हें भेदभाव नहीं करना है, तू लड़का है तू लड़की है नहीं कह सकते हो। अच्छा, मास्टर भी ये कहता है कि तू क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, गड़बड़ है। मतलब तुमने लड़कों को लड़कियों से कम आंक दिया, मतलब तुमने क्या कर दिया है? भेदभाव कर दिया, है ना? तो ये एक तरह का, चाहो तो तुम केस लगा सकते हो, ऐसे कोई मास्टर बोले तो कि क्या लड़की की तरह रो रहा है, मतलब लड़की कमजोर है क्या? है ना? आर्टिकल 15 याद हुआ, भेदभाव नहीं करना है। 16 में रिजर्वेशन है, 17 में टच नहीं करना है, और 18 में उपाधियों का। मतलब आप अपने नाम के आगे, जैसा कि मुझे कल को कोई पद्मश्री दे दे, हालांकि नहीं देगा, पर मान ले तो मानने में क्या जा रहा है? सुनो, दे दिया और मैं लिख दूं पद्मश्री सत्येंद्र सिंह, गलत है। कल को वो मेरा अवार्ड वापस मुझसे लिया जा सकता है, छीना जा सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारे जितने भी अवार्ड्स हैं जो तुम्हें मिले हैं, तुम नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगा सकते हो। क्लियर है? अच्छा, ये शिक्षा जगत में छूट है, बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर दे सकते हो, लेकिन ऐसे पद्मश्री, पद्म और भारत रत्न नहीं दे सकते। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, अरे ठीक है, नाना करके 15 से लेकर कितने 18 तक 4-5 आर्टिकल याद हो गए होंगे। ठीक है, इतना ही बहुत, अपने ज्यादा याद नहीं करना है। क्या पढ़ना है इसे बताओ? जीआई टैग है,
नागौर या सुगंधा, ये तो अपन राजस्थान के इसलिए पता है, नागौर राजस्थान में आता है तो आंसर खटाक से टिक लगा दोगे। किसमें? राजस्थान में। लेकिन कोई बिहार का आदमी पढ़ रहा हो तो उसे क्या पता नागौर कहाँ आता है ना, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया है। अच्छा, नागौरी अश्वगंधा, एनर्जी मिलती है, दिमाग बढ़िया रहता है। अश्वगंधा खाने की बता रहा हूँ, अश्वगंधा के उपयोग है ये। हाँ, सोजत की मेहंदी को मिल चुका है पहले मिल चुका उसको तो, है ना। तो ये आपको नागौर या सुगंधा लिखने की जरूरत है क्या? राजस्थान वाले हो तुम तो, क्या इज्जत खराब करोगे तुम। हाँ, EB4 वीजा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो एक तो क्या है, तुमने सोच छोटी कर रखी है, बाकी चीजें इतनी समझने लायक है। यदि इसी एक चीज को अपन देखें ना, ये है इंडिया, और ये आधे से ज्यादा हमारे पास में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इवन आपका मोबाइल देख लो, कहाँ का है? आईफोन वाले कम ही होंगे लेकिन चाइना, अपन और आप सब चाइना। अच्छा, ये तो मोबाइल है, हम बड़ी बड़ी मशीनरीज भी कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उस मशीनरीज में कल को कोई समस्या आ गई, टेक्नीशियन कहाँ से आना है? चाइना से कहाँ रे, हाँ तो उसको ये वीजा दिया जाता है, उसका वीजा ये। यदि आपके कोई उपकरण है बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि सर मेरे तो घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई, चाइना की बुला लूँ क्या, नहीं में आएगा वही करेगा। बहुत बड़ा कोई ऐसा प्लांट लगाया, इसमें हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक आ गई, आना कहाँ से? टेक्नीशियन चीन से उस टेक्नीशियन को स्पेशली किसके लिए? उस मशीन को ठीक करने के लिए, घूमने के लिए नहीं, उस मशीन को ठीक करने के लिए इंडिया बुलाया जाएगा। तो कौन सा वीजा दिया जाएगा? EB4 वीजा। हाँ, कहाँ? चाइना। लगा था आंसर। EB4 वीजा चीन को लेकर। ठीक है क्या? चलें आगे। ये पूछे या ना पूछे, ये जरूर पूछा जाएगा कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर क्या बोलोगे? 9 जनवरी। क्यों? पहली बार तो मनाया गया था 2003 में, महात्मा गांधी। अरे गांधी जी को नहीं पढ़ा क्या? गांधी पढ़ के जाना, मॉडर्न हिस्ट्री में। अमेरिका से लौटे थे, उसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाए? 9 जनवरी। पहली बार कब? 2003 में। 2003 में। हाँ, 9 जनवरी डैश प्रवासी दिवस डैश 2003 पहली बार। शॉर्ट में एक लाइन में खत्म। डन। चलें। ग्रीनलैंड, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी एक बार, जिन्होंने पढ़ी उनको भी याद होगा। ये रहा ग्रीनलैंड, एक इसके अंडर में भी डेनमार्क के, इसके अंडर में डेनमार्क के अंडर में। हाँ, अमेरिका सब ले लेगा इसी के चक्कर में तो लुट रहा है वो। देखो ये हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने, ये रही वो हार्मुज जल संधि, ये ईरान, इराक, दुबई, वो सब पास में ही। यहाँ पर ये बंद कर दी जाती है तो सारा ट्रेड क्या हो जाता है, इसका रुक जाता है। ये हार्मुज जल संधि है, आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना। ये डेनमार्क है, सॉरी ये आपके ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का। कौन? ग्रीनलैंड। ये चाहता है मैं अपने आप में ऑटोनोमस रहूं, अमेरिका चाहता है अपने पास में आ जाए और डेनमार्क चाहता है ये मेरे अधिकार में। ठीक है ना, याद रखना, छोटा छोटा सा फैक्ट। आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने ज्योग्राफी के हिसाब से। कलाई सेकंड तो क्या? अच्छा, सोच समझ के बता रहे हो, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो। तो लगाओ लगाओ, अरुणाचल प्रदेश कलाई परियोजना। अच्छा, जल विद्युत है इसका नाम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजना। हाँ, कलाई फर्स्ट होगी तो भी यही, सेकंड है तो भी यही। तुम तो याद रहो कलाई है, और कलाई भी किसकी है? अरुणा की। काम याद रह जाएगा। बोलो बोलो, कुछ नहीं। अरे पूछ लिया करो, मौका नहीं मिलेगा दोबारा जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है चलें,
सिंपल। अच्छा क्या है ये जल विद्युत? अच्छा इसका मतलब समझते हो क्या सभी लोग? हाइड्रो मतलब जल, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैसे, मतलब सबको पता है चलो बहुत बढ़िया, मैं यही देखना चाह रहा था। लिखिए, वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे? तो डेल्सी को। किसे? डेल्सी को। लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ की है? वेनेजुएला की। ये अपन जो करंट पढ़ रहे हैं वो इंडिया का और वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं पहली बार, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रेलवे ज़्यादा पूछता है और ऐसे ज़्यादा पूछता है। यदि तुम लोग लगता है कि भाई अपन स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा लोड देने की जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है। आ जाओ। महाराष्ट्र का नया पुलिस निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नाम दिख रहा है? कहाँ है? अच्छा इंग्लिश में पता चल जाता है थर्ड नंबर लिखो, डीजीपी। महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक कौन है? सदानंद। ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अपने कैमूर वाले से कोई लेना देना नहीं है ना। कहाँ पर है, आइडिया लगा सकते हो क्या? झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में या बिहार में? चलो कोई ना, एग्जाम में आएगा तो आंसर लगाना बिहार। पॉकेट में दिमाग लगा रहे हो। अच्छा बिहार में एक वाल्मीकि भी है। हाँ वाल्मीकि। हम्म। टास्क फोर्स किसको लेकर? खेल प्रशांत। नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा। कौन है अभिनव बिंद्रा? एक बार लिख लो। देखना, खेल शासन में सुधार हेतु टास्क फोर्स, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अभिनव बिंद्रा। अच्छा कौन सा खेल से संबंध रखते हैं ये बता दो। अरे खेल कौन सा है? बॉक्सिंग है, रेसलर हैं, या फिर आपके शूटर हैं, या तीरंदाज हैं? हम्म। नहीं, शूटर है, निशानेबाज है। कौन है? ये शूटर है। देखो, ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये जरूर पूछा जा सकता है, इनका संबंध किस खेल से? शूटर है ये, है ना। खेल खिलाड़ी तुम्हारे हैं भी सही। भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए तुम्हारे काम की खेती है ये तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल स्टार्ट की, ग्रीन टू गोल्ड। ग्रीन टू गोल्ड पहल किसने स्टार्ट की है? हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, आ जाओ। इंटरनेशनल है, वो भी कौन से, वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली कौन है ये? अरे फोटो भी नहीं दिख, डी वाले हाथ खड़ा करते एक बार, ए वाले नोट करो फटाफट। अरे कभी वुमेन का भी देख लिया करो मैच वैच। ठीक है, लिख लो फटाफट। 10,000 रन किसने पूरे किए हैं इंटरनेशनल करियर में? स्मृति मंदाना। अच्छा कौन से देश की हैं ये, दिख रहा है? हाँ कि कल को पूछे सर आपने तो बताया नहीं था, इंडिया की हैं। हाँ जाओ। रेयर अर्थ में, हाँ रेयर अर्थ। अच्छा आपने खनिज पढ़े थे अपन ने भारत में, उसमें बात की थी, तो उसमें हमारा स्थान कौन सा है? तीसरा है, याद करके जाना इसे। रेयर अर्थ में हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। रेयर अर्थ का मतलब क्या होता है? ऐसे मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल का ऑक्साइड का मतलब ये ऐसे मटेरियल जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसे मटेरियल की आपके तुलना की जाए तो अपन कौन से नंबर पे आ रहे हैं? तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो डायरेक्ट लिख दो रेयर अर्थ मटेरियल के रिजर्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। और नहीं तो ऐसे याद रखो रेयर, तो 3 ही शब्द आ रहे हैं तो याद रह जाएगा एग्जाम में भी। ठीक है, और आज का ये लास्ट प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे होगी तो जरूर जरूर पूछा जाएगा। मोकल्ला पोर्ट ये आपके यनम में, कहाँ पर है? यनम में। ठीक है, ये 30 है, लगभग 40 क्वेश्चन और है, लेकिन आज का टाइम कंप्लीट है। ठीक है, बाकी अगले 30 क्वेश्चन की चर्चा कल करेंगे अपन। ठीक है, चले, थैंक यू।